नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संभल में सदियों पुरानी एक मस्जिद के सर्वे के आदेश के बाद जिस ढंग से हंगामा मचा है, बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, 4 मौतें हुई है, मौजूदा सांसद से लेकर दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद लगातार सारे चैनल्स पर एक ही तरह से खबरें चलाई जा रही है। नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के लगातार बयान दर बयान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे संभल में सर्वे के आदेश के बाद देश में एक नए किस्म की राजनीति की विषाद बिछाई जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है जिसकी शुरुआत संभल से हुई है। तो ये सिलसिला देखकर या ये जो तस्वीर संभल से आ रही है उसको देखकर हम जैसे लोगों के जहन में एक सवाल उठता है कि मस्जिदों के सर्वे का यह सिलसिला देश को कहां ले जाने वाला है। जिस तरह से अदालती आदेश के बाद सर्वे हुआ या अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, उस आदेश को हासिल करने के लिए याचिकाकर्ता 19 तारीख को अदालत के दरवाजे पर पहुंचे। उसी दिन अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। शाम होते होते सर्वे के लिए टीम पहुंच गई और उसके बाद फिर कल जब दोबारा सर्वे के लिए टीम पहुंची तो उसके बाद बवाल और हिंसा। तो फिर सवाल उठता है कि यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से संभल में हुआ वैसे देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद के सर्वे के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए जाए और अदालत से ऐसे ही आदेश मिल जाए, निर्देश मिल जाए कि फला मस्जिद का सर्वे करिए और उसके बाद फिर एक नया बवाल सामने आए। तो क्या यह सिलसिला देश को किसी और रास्ते पर ले जाएगा? शुरुआत ज्ञानवापी मस्जिद से हुई थी। शुरुआत जस्टिस चंद्रचूड़ के उस फैसले से हुई थी जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की दीवार को, कवच को हटाकर यह कह दिया था कि किसी भी धार्मिक स्थान की पहचान के लिए अगर कोई सर्वे होता है तो गलत नहीं। और उसके बाद उसका पहला इस्तेमाल उस फैसले के बाद संभल में। तो यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सर्वे से देश को क्या हासिल होने वाला है और अगर ऐसे सर्वे की मांग, ऐसे सर्वे के लिए याचिकाएं अलग अलग राज्यों में दी जाने लगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिंदुत्ववादी ऐसे संगठन हैं जो लगातार भारत में 1800 ऐसी मस्जिदें हैं जिनकी बुनियाद किसी मंदिर के ऊपर है, या 2000 से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, या मुस्लिम धर्मस्थल दरगाह ऐसे बहुत सारे हैं जो किसी मंदिर की दीवार या मंदिर की खंडहर पर बना है। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ये मांग करते रहे। कुतुब मीनार से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक उनकी लिस्ट में शामिल है। ताजमहल का तो आप जिक्र सुनते ही। मध्य प्रदेश में धार से लेकर उज्जैन तक ऐसी मस्जिदें या भोजशाला या ऐसे धार्मिक स्थल हैं एक धर्म विशेष के, मुस्लिमों के। तो क्या यह सिलसिला देश को किसी ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जब अलग अलग राज्यों में ऐसी याचिकाएं दायर होने लगेगी? क्या यह कोई नया फ्लड गेट खुलेगा? और यह खुलेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ एक खास मेहमान है हमारे साथ, पूर्व आईएएस ऑफिसर, दिल्ली के एलजी रहे हैं, स्कॉलर हैं, सेंट स्टीफन से लेकर लंदन तक उनकी पढ़ाई हुई है। उनके परदादा और उनके जो पूर्वज थे उन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और नजीब जंग साहब हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, जिनका मैंने संक्षिप्त परिचय लेकिन ऐसे एक स्कॉलर के तौर पर और मैं उनसे एक बुद्धिजीवी के तौर पर समझना चाहूंगा, या बात करके आपको भी चाहूंगा कि आप भी समझें कि ये रास्ता हमें कहां ले जा रहा है। संभल में जो हिंसा हुई, 4 मौतें हुई, आगे क्या होगा पता नहीं। उस हिंसा में कौन जिम्मेदार है, कैसे प्रोएक्टिवनेस पुलिस ने दिखाई, या सर्वे के लिए टीम पहुंची अगर 19 तारीख को तो फिर कल सर्वे के लिए दोबारा पहुंची, उसका क्या मकसद था? ये सब अपनी जगह है, लेकिन हम उस चिंता को समझना चाहते हैं जो चिंता हमें संभल से या संभल की तस्वीरों को देखकर हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है नजीब जंग साहब। मोटे तौर पर भूमिका से आप समझ गए होंगे कि संभल की जो तस्वीर है, संभल की जो हकीकत है, वो क्या आगे आने वाले दिनों में किसी अंदेशे के शक्ल में है क्या? तो पहला सवाल यही कि संभल में जो कुछ हुआ, सर्वे का आदेश सेम डे सब कुछ हो गया, एक ही दिन में आदेश हासिल हुआ, एक ही दिन में याचिका, उसी दिन आदेश, उसी दिन सर्वे। तो इसको किस तरह से देखते हैं नजीब जंग साहब? ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ ज्यादा इसको उस तरह से चिंतित होकर देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो जामा मस्जिद से लेकर कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है, ऐसे भी बहुत सारे प्रदर्शन और ऐसी मांगे हमने देखी है, तो हमें चिंता होती है क्या? ऐसा तो नहीं कि
हम खामखा इसको लेकर इस तरह से देख रहे हैं? अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया, और ख़ासकर इस माहौल में जो वाकई बहुत चिंताजनक है। संभव नहीं हो रही, ये शुरुआत होती है 15 साल, 10 साल, 12 साल पहले, तो 2014 से एक्चुअली, कि जब छोटी छोटी घटनाओं से बातें शुरू हुई थी। एक ट्रक रोक दिया जिस पे शक था कि इसमें गौ मांस है, तो आदमी को पीट दिया। सेकंड स्टेज आया कि घर में जाके और एक आदमी का कत्ल हो गया, चाहे वो अखलाक थे चाहे कुछ और लोग थे। उसके बाद ये घटनाएं बढ़ी, और बाद में आपने देखा पिछले 2-3 सालों में कि अगर कहीं दो गुटों में अगर वो मुसलमान है तो बुलडोजर चल जाएं, और आज की तारीख तक 154,000 घर बुलडोज हो चुके हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ 80-90% मुसलमानों के होंगे। तो ये बेदर्दी देख रहे हैं। मुझे अचंभा होता है कि क्योंकि मैं खुद IAS में एक प्रशासक रहा हूँ, कि एक प्रशासक के नाते कि आपको खबर फिक्र नहीं हो रही कि जिसका घर आप तोड़ रहे हैं उसकी भी एक माँ है, उसकी भी एक बीवी है, उसके भी छोटे बच्चे हैं। मौसम में, नॉर्थ इंडिया के जाड़े में या गर्मी में आप उसको बेघर कर देते हैं। इसकी शुरुआत वहां से हो रही है, और ये मसला वहां जब थमा नहीं, इसको कहते हैं कि जब शेर के मुंह में खून लगता है तो ये मसला थमता नहीं है। और देख रहे हैं चंद्रचूड़ साहब की तो खैर आपने जिक्र किया, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपने तो उन पे एक प्रोग्राम किया, कैरावैन मैगजीन ने पूरा एक लेख लिखा है, और अच्छे अच्छे विद्वानों ने, चाहे वो जस्टिस लोकूर हों, साहब हों, दुष्यंत दवे साहब हों, आपने चंद्रचूड़ साहब की तारीफों के कसीदे सुन लिए। और ये आग जो उन्होंने लगाई है, ये उनको भी इल्म नहीं था कि ये आग कहां तक पहुंचेगी। अफसोस इस बात का है, हम लोग, हमारे नेबर्स इस आग में कभी कभी खुश होते हैं। मुझे वो शकील का शेर याद आता है कि जलता था जो घर मेरा, कुछ लोग ये कहते थे, क्या आग सुनहरी है, क्या आंच सुहानी है। मेरा ये कहना है कि ये आग सुनहरी और सुहानी नहीं है, क्योंकि ये आपके घर तक भी आग पहुंच सकती है, जिस पे आपने इशारा किया है कि इसका अंत नहीं है अब। क्योंकि जैसे है कि 2000 ऐसी मस्जिदों पे एक 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 क्वेश्चन मार्क है, और कई हजार मज़ारें होंगी, तो वहां पर अब तो ये हो गया जैसे संभल में हुआ कि एक साहब ने जाके अर्जी दे दी और 2 घंटे में जज साहब ने उस पर ऑर्डर कर दिया। तो ये एक सहमी हुई कौम जो इस वक्त 20-25 करोड़ है हिंदुस्तान में, वो देख रही है कि अत्याचार की एक सीमा होती है। आप घर तोड़ दें, आप जेल में बंद कर दें, आप किराए पे घर न दें, आप मस्जिद बनाने की इजाजत न दें, आप अजान को रोक दें, एक सीमा होती है। ये है कि वो सीमा की लिमिट हम समझ ही नहीं रहे हैं, कि ये कुआं कितना गहरा है ज्यादती का, ये हम नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो संभल में आपने देखा है, और चूंकि प्रशासन, अब मुझे नहीं मालूम प्रशासन की क्या नीयत है यूपी में, क्योंकि लोग कहते हैं तो साहब ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन जब एक हुजूम आता है, एक मजमा आता है, तो कोई प्रशासन रोक नहीं सकता, और उसमें फिर दोनों तरफ से नुकसान होगा। संभल में अगर मुसलमान रहते हैं तो हिंदू भी रहते हैं, तो वो सदियों से साथ रहे हैं, और हम सदियों का साथ इस वक्त खत्म कर रहे हैं। अजीत भाई, ये वो मुल्क है, और गंगा जमनी तहजीब वो है जहां नजीर अकबर आबादी भगवान लिखा करते थे। ये वही जमीन है जहां बुल्ले शाह ने ये लिखा है कि होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी बू। ये सब कल्चर को खत्म कर दिया आपने ये 10 साल में, और अब एक अजीब विचित्र कल्चर आप पैदा कर रहे हैं,
जिसको आप मस्कुलर एथनो नेशनलिज्म कहते हैं, कि जो मैं कहता हूं वो सही है, और जो ये लोग हैं 100 साल राज किया है, इन्होंने 700 साल हमारे कल्चर पे आक्रमण किया है, इनकी तहजीब गलत है, इन्होंने हमें फोर्सबली कन्वर्ट किया है, इसलिए अब वक्त आया है कि ये अपनी जगह समझ लें। प्रॉब्लम दूसरा है कि इनको आप समझा नहीं सकते, क्योंकि 20 करोड़ आदमी कहीं जा नहीं सकता। और अगर आप विकसित हिंदुस्तान का सपना देखते हैं तो आपको अपने पेट में एक बीमारी नहीं चाहिए, आपको एक फलता फूलता फल चाहिए, आपका हाथ चले चले। तो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, उसके मन में एक आज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो आपने कहा है कि मुल्क किधर जा रहा है, और क्या हमारे नेता इसको सुधारने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि एक चीज आप समझें कि पोलराइजेशन करके आपको वोट मिलता है, ये आपने देख लिया है। तो अगर पावर गेन करने का एक बहुत अच्छा राज आपको मिल गया है, और उस राज उसका परिणाम इस मुल्क के लिए कितना घातक होगा, ये हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि उसका लाभ, उसका जो आंशिक और तात्कालिक लाभ है, वो हम देख रहे हैं पावर में रह के। आज के हिंदुस्तान में कोई गांधी नहीं है, कोई जयप्रकाश नहीं है, तो लोगों को समझाए कौन? क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस हुजूम को रोक सके। ये आप मेरी बात मान, क्योंकि ये अब निकल चुके हैं लोग अपने घरों से। नफरत आपने इतनी हमारे घरों में रख दी है, जो बात लोग बेडरूम में किया करते थे, वो आपके और मेरे ड्राइंग रूम में 10 लोग बैठ के नफरत की बात करते हैं। उससे हिंदुस्तान नहीं चल सकता। और ये आप तो शुरुआत है। जैसे आपने कहा कि शायद हम एग्जैजरेट कर रहे हैं कि जामा मस्जिद है या कुतुब मीनार है, ये तो दिल्ली के दिल में बसे हुए हैं, इसलिए शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन आगरा में मस्जिद होगी, मथुरा में मस्जिद होगी, हैदराबाद में मस्जिद होगी, मज़ारें होंगी, इनका क्या हश्र होगा, और उसका रिएक्शन मुस्लिम समाज पे क्या होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको आज समझना पड़ेगा। और आप नहीं सोचेंगे तो फिर आई फॉर वन, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता लास्ट में क्या बोला आपने, इसके क्या परिणाम हो, कि इसके क्या परिणाम होंगे, इसका क्या अंजाम होने वाला है, ये ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूं। इसको कहते हैं कि दिस इज इन द बेली ऑफ फ्यूचर विच इज कंप्लीटली अननोन, नो वन रिस्पॉन्सिबल टू टैकल दिस। हमें वो लोग दिख रहे हैं आज। देखिए, इसमें एक समाज को, हम एक फिरके को गलत नहीं समझना चाहिए। हम जब इस कैनवस की बात करते हैं, चाहिए कि मुस्लिम समाज में जो कमजोरियां हैं, और मुसलमान खुद उन कमजोरियों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वो इल्म पा रहे हैं? क्या वो सोसाइटी में मिलजुल के और ज्यादा रहना चाहते हैं? क्या वो गेटवाइज चुके हैं कि उससे निकलना असंभव है? ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी बैठ के सोचना होगा। ये 7वीं सदी के अरेबिया में अपना दिमाग रख के मुसलमान समाज हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। एट द सेम टाइम 80% हिंदू समाज है। हिंदू समाज को ये संदेश देना पड़ेगा कि हम आपके बड़े भाई हैं, और बड़े भाई होने के नाते आप कमजोर हैं, इस वक्त मजलूम हैं, इस वक्त आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर उठाना हमारा दायित्व। बरक्स मुस्लिम समाज का ये कहना है कि हाँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आप ये संदेश देंगे कि कारपेंटर मुसलमान है तो मैं उसको अपने घर में नहीं रखूंगा, अगर बिजली का काम करने वाला है तो मुझसे काम नहीं करवाऊंगा, अगर मोची मुसलमान, इससे तो एक अजीब और गरीब इकोनॉमिक जो डेप्रीवेशन है सोसाइटी में ऑलरेडी, वो बहुत बढ़ जाएगा, और इसके बहुत ही विपरीत परिणाम होने वाले हैं। और आज मेरा आपसे कहना है कि कोई नहीं है
जो गंभीरता से इस बात पे विचार कर रहा हो। ये जो हमारी सो कॉल्ड, अब आप भाजपा की बात ना करें, हमारी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, आप कम्युनिस्ट को छोड़ दीजिए, वो आज तक मैं समझता हूँ सेकुलर हैं, लेकिन बाकी हिंदुत्व की तरफ जाती हैं। कि सिग्नल यही है कि अगर हम हिंदुओं को नाराज कर देंगे तो हम पावर से हट जाएंगे। ये जो 100 सीटें या 50 सीटें आ जाती हैं वो भी नहीं आएंगी, ये खौफ है। तो अब इसके लिए दे सकता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मेरे जहन में कुछ बातें हैं जो कर सकते हैं हम लोग, अगर आप चाहें। नहीं बिल्कुल कहिए, मैं तो इसलिए बुलाया आपको क्योंकि यही सवाल है कि अब क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बहुत बड़ी चिंता। मैं किसी को लग सकता है, मैंने शुरू में ही कहा कि संभल से को लेकर आप इतनी बड़ी एग्जेजरेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम हुआ कि 8 लोगों ने याचिका डाली, सेम डे ऑर्डर हो गया और सेम डे सर्वे के लिए टीम पहुंच गई। यहाँ बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातें होती है तब अदालत का एक्शन देखिए, अदालत के दरवाजे खटखटाने के बाद अदालत के फैसले की बीच का गैप मियाद देखिए और कार्रवाई देखिए, और यहाँ उसकी रफ्तार देखिए। और उसके बाद जो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कम से कम 3 दर्जन ऐसी मस्जिदें और दरगाह हैं जिनको लेकर क्लेम है, वैसे तो 1800 कहते हैं। तो एक चिंता होती है कि कोई फ्लड गेट अगर खुलता है इस तरह से, और इसमें सवाल यह भी है सर, चंद्रचूड़ ने वो फ्लड गेट खोल दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बैरियर हटाकर, और एक निचली अदालत ने संभल से तुरंत आदेश दे दिया। तो अब तो कहीं भी ऐसे कोई भी अदालत, कहीं सूरत की हो, अहमदाबाद की हो, गुजरात की हो, मध्य प्रदेश की हो, धार की हो, उज्जैन की हो, कहीं की कोई अदालत तुरंत उसको कहेगी कि ठीक है, हम तो अभी कोई इसको इसकी ओनरशिप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्वे ये कर रहे हैं कि इसकी पहचान और इसका बैकग्राउंड क्या है, बस वही कहानी हो जाएगी। तो वो चिंता थी, इसलिए मुझे लगा आपसे बात की जानी चाहिए। आप पूरी बात करें। अगर इस पे तत्काल विचार नहीं किया जाए तो अगले 2 महीने में बहुत गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि जिन जगहों का आपने नाम लिया वहां हर जगह विवादित मस्जिद है, हर जगह विवादित मस्जिद है, हर जगह विवादित। अब इन लोगों को, जिसको आप जो इनके फील्ड वर्कर्स हैं या फुट सोल्जर्स हैं, इनको आप नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर का इशारा नहीं होता है, क्योंकि आपके कलेक्टर और कमिश्नर और एसपी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की तरफ। कुछ आवाजें आ रही है पीछे से जी। नहीं, वो मेरा एक पंछी है जो, हाँ चिड़िया है। जब मैं बात करता हूँ तो उसको बात करने का बड़ा शौक है। जी हाँ, जी जी हाँ, जी 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 हाँ, ये इसको आप रोक नहीं सकते। कोई बात नहीं, कंटिन्यू। ये जो 2 महीने में आप इसके आगे हालात देखेंगे, इसको आप रोक नहीं पाएंगे, और रोकने का इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन आपका नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर्स इसको रोकना नहीं चाहते क्योंकि मिल रहा है, और आपका प्रशासन जो एसपी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, वो देख रहे हैं कि चांद उधर से निकल रहा है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर की तरफ से, हम तो उधर देखेंगे। ये परिस्थितियां सरकार के स्पष्ट आदेश थे, केंद्रीय सरकार के, कि सांप्रदायिक दंगे में बातचीत कम करिए, कड़े से कड़े कदम उठाइए ताकि सांप्रदायिक विवाद रोका जा सके। मुझे शंका ये है कि और हमारा प्रशासन हेविली क्रिमिनलाइज हो रहा है। इसको रोकने के लिए बस एक ही तरीका है, और मेरा मानना ये है अजीत भाई, चाहे आप इसको माने ना माने, कि सिर्फ हिंदुस्तान में इस वक्त प्रधानमंत्री जी इसको रोक सकते हैं। मोदी जी इस वक्त हिंदू बुद्धिजीवी, मुस्लिम बुद्धिजीवी, सिख बुद्धिजीवी, बौद्ध बुद्धिजीवियों को बुला के ये संदेश दें कि आप जगह जगह जाके, जहां जहां आपका इन्फ्लुएंस है, वहां बात करिए और वहां लोगों को समझाइए, ये मैसेज दीजिए कि हिंदुस्तान क्या है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब छोटे छोटे ग्रुप्स को बुला के, और एसपीज और कमिश्नर्स और कलेक्टर्स की और अपने चीफ मिनिस्टर्स की, और चीफ मिनिस्टर को ये ताकीद करें कि मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, कि जहां 450 चर्चेस डैमेज हो गई हैं, 450 चर्चेस डैमेज हुई हैं मणिपुर में, आपने ये नहीं कहा है वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को, और वो बने बैठे हुए हैं।
तो जब तक ये संदेश, और ओनली द प्राइम मिनिस्टर कैन डू दिस टुडे, क्योंकि आपकी काबीना में कोई दम, आपकी तरफ अब मैं देखते हैं, आपके माफी के साथ, कलेक्टरों में कोई दम नहीं रह गया है। मैं माफी के साथ मुझे मालूम है आप नाइक एग्री नहीं फाकिर, करेंगे। नहीं मैं इसलिए इसमें ये कर रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री रोक नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री किसी सूरत में नहीं रोकेंगे। इसी बात पर सुदर्शन फाकिर का एक शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जब जिन पर आरोप है, जो रोटी बेटी और माटी छीनने के नारे अभी झारखंड में लगा रहे थे, जो बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव में ये कह रहे थे कि तुम्हारी जमीन जायदाद छीन कर ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और घुसपैठियों को दे देंगे विपक्ष के लोग, जो तुम्हारे पास 2 भैंस है तो एक भैंस खोलकर ये दे देंगे किसी को, तुम्हारे जेवर छीन लेंगे, तुम्हारे गहने छीन लेंगे, 2 बाइक है तो एक बाइक ले लेंगे, 2 मकान है तो एक मकान ले लेंगे, ये किसका नारा है। कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, किसका नारा है, किसकी जुबान से निकला। शमशान कब्रिस्तान किसकी जुबान से निकला। ये सारे जुमले मैंने वो दोहरा दिए जो खुद प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से निकले हुए एकदम विभाजनकारी और सांप्रदायिक नारे हैं। तो जब टॉप से ही मैसेज क्लियर है सर, नीचे से मुख्यमंत्री कहता है कटोगे तो बटोगे, ऊपर बैठे शख्स कहते एक हैं तो सेफ हैं, और तुम्हारी बेटी माटी रोटी छीन लेंगे, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं सर। इसलिए मैंने कहा ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। नहीं भाई, मैंने आपसे यही अर्ज किया कि जब आप पॉलिटिकल मफाद देखते हैं अपना, जब आप पावर में आना चाहते हैं, और पावर में आना इतना मुश्किल है और पावर में रहना उससे ज्यादा मुश्किल है कि आप ये सब हरकतें करते हैं। प्रधानमंत्री तो ले लिए, मैं तो वो ले भी नहीं सकता, ईमानदारी की बात यह है। लेकिन आपको जो उम्मीद तो करनी पड़ेगी, अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं, अगर आप उस भारत की बात करते हैं जहां 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कितनी गरीबी। आप दिल्ली के पास रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं। आप चलिए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती होने की कोशिश कर लीजिए। आप चलिए और दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल, वहां जब ओपीडी खुलता है तो एक हुजूम अंदर घुसता है डॉक्टरों के पास, और हुजूम दवाइयां लिखने के लिए, और डॉक्टर को ये नहीं मालूम चलता है कि मैं कैंसर की दवाई लिख रहा हूं या सर दर्द की दवाई लिख रहा हूं। ये गरीबी का आलम है, जहां पानी नहीं आता है, जहां लोगों को खाना नहीं मिलता है, जहां पोल्यूशन से लोग दमे से मर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं तो ये मेरी आपसे बार बार गुजारिश है। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं सर, आपसे सहमत हूं कि इस वक्त देश को जरूरत क्या है। क्या आप अतीत के सदियों पुराने किसी जख्म को कुरेद कर घाव बनाएंगे, फिर घाव को कुरेद कर जानलेवा बीमारी बनाएंगे और जान देंगे, या फिर भविष्य की ओर देखेंगे। आप जब एक तरफ 2047 के रोड मैप की बात करने लगते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस पर हम जाएं तो उनके जुमलों की लंबी लिस्ट है। जब ये करते हैं तो क्या उसके लिए संभल की किसी मस्जिद में, जो 15वीं शताब्दी की मस्जिद है, सर्वे करके ये पता लगाने की जरूरत है कि हरिहर मंदिर था या कल्कि मंदिर था, या कल को कोई आ जाए सिरफिरा जो हो चुका है पहले, कुतुब मीनार 26 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, इसलिए भजन कीर्तन करो, कुतुब मीनार की खुदाई कर दो, या ताजमहल की खुदाई कर दो, या कहीं और कर दो, लंबी लिस्ट है मैंने आपको बताई। क्या ये रास्ता आपको 2047 की तरफ ले जाएगा जो प्रधानमंत्री का सपना है? क्या इस रास्ते पर विश्व गुरु बनेंगे? क्या इस रास्ते पर चलकर जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, जो 5 किलो के अनाज पर आश्रित हैं, क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो 5 किलो अनाज अपने दम पर खरीद सकें। आज सरकार ने फ्री भी क्या कर दिया सर, महाराष्ट्र चुनाव में क्या हुआ, क्योंकि आपने 1500 रुपए महीने की एक किस्त लाड़की बहन बांध दी और 7500 रुपए दे दिए। वही हुआ मध्य प्रदेश में और वही हुआ झारखंड में। तो ये सब स्थितियां क्यों है? क्योंकि आपका रोड मैप, एक तो यहां ये हो गया फ्री दो और वोट लो, और दूसरी बात पोलराइजेशन करो, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। जी हाँ, तो यही मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे यही कहा था कि ये खेल ही पावर का है, और ही अपने सामने देख रहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और उस वक्त आप उसको नहीं रोक पाएंगे। मैं तो कहता हूं आज भी इनके लिए रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये फुट सोल्जर के मुंह में खून लग गया है, ये आप सुनने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने कोशिश लगा दी, और वो हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता।
हम नहीं चाहते कि हमारे मुसलमान गेटवाइज होके कि गाजा टाइप की पट्टी में रहने लगे, हम नहीं चाहते ये। हम नहीं चाहते कि हमारे क्रिश्चियन नन्स और पादरीज के साथ बदसलूकी हो, और उस इंटरेस्टेड नहीं, आपका प्रशासन इंटरेस्टेड नहीं है, आपके एनजीओ जो है वो नपुंसक हो चुके हैं। कैसे काम करेंगे भाई, और हिंदुस्तान कैसे चलेगा? तो सोल्यूशन अगर ढूंढना है आपको, देखिए न्यायालय से अब आपको कोई उम्मीद नहीं रह गई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से आपको उम्मीद नहीं रह गई, आपकी जो बिरादरी है वो किसी के गोद में जाके बैठ गई। तो हम जा कहाँ रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान बनना चाहते हैं? क्या आप अफगानिस्तान बनना चाहते हैं? मैंने साथ 3 साल अफगानिस्तान में काम किया है, जब तालिबान वहां से चले गए थे, इसका रूल आ गया था, और मैंने वो दौर देखा है जो तालिबान ने वहां पर किया था। क्या हम हिंदुस्तान को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं जब इतनी नफरत हो जाए आपस में? और हो रही है। आप दिल्ली के ड्राइंग रूम में बातचीत करके तो देखिए और सुन के देखिए। हमारे धर्मगुरु को तो बैठना पड़ेगा आपस में। देखिए हमने तो, आपको तो मालूम है, हमने आरएसएस में बातचीत की और हमने ये देखा कि जो शिकायतें हैं वो बहुत मिनिमल हैं। आप हमको काफिर कहते हैं, आप गाय खाते हैं, आपने मंदिर तोड़े, सोल्यूशन, जिसकी सोल्यूशन बात हो सकती है। आज गाय कोई नहीं खा रहा है, काफिर किसी को कोई नहीं कहता है, लेकिन आपके जहन में बैठ गया है कि मुसलमान हमको काफिर कहते हैं इसलिए इनसे नफरत करो। मुसलमानों को भी ये कहना पड़ेगा कि भाई सिर्फ जो इब्राहिमिक, ये अपना रास्ता सही समझते हैं। मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जूस को ये समझना पड़ेगा कि भाई सिर्फ आप ही का रास्ता सही नहीं है, और भी अनेक रास्ते हैं, लेकिन इसको मिलाने के लिए इस नदी को इस ओशन में ले जाकर देना होगा आपको। डायरेक्शन कौन देगा? मैंने आपको कहा ना कि ना गांधी जी हैं, ना विनोबा जी हैं, ना बाबा आमटे हैं, ना रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो डायरेक्शन देगा कौन भाई? और ना बीजेपी में ऐसी धाराएं हैं कि एक तरफ आडवाणी है, एक तरफ वाजपेयी है, कि आडवाणी नरेंद्र मोदी को बचाना चाहते हैं और वाजपेयी कम से कम ये कह तो रहे हैं कि राजधर्म निभाते हैं गुजरात दंगे के बाद। तो कम से कम हार्ड लाइनर, सॉफ्ट लाइनर भी तो धाराएं थी, वो भी नहीं है। एको हम द्वितीय अस्थि। लेकिन मैंने पिछली बार भी आपसे जब बात की थी उस मुद्दे पर, आरएसएस के नेतृत्व से आपकी मुलाकात को लेकर, तब भी कुछ असहमतियां थी। फिर मैं कह रहा हूं सर कि आप बार बार जब कह रहे हैं, शायद दूसरी बार तीसरी बार आपने कहा कि फुट सोल्जर के मुंह में खून लग गया। मैं कहता हूं फुट सोल्जर के मुंह में खून नहीं लगा। अगर वो सोल्जर है, दरअसल चीफ के मुंह में खून लगा हुआ है, क्योंकि फुट सोल्जर की क्या हैसियत है? फ्रिंज एलिमेंट है। जो चीफ हैं उनको कुछ भी कह दीजिए, टाइम मैगजीन कभी डिवाइडर इन चीफ कह चुका है, उनके मुंह में खून लगा है। तभी तो भाई जब आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और ये घुसपैठी और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, तो भाई नीचे वाला तो उससे 100 गुना ज्यादा करेगा। ये ऊपर से आ रहा, हम ये क्यों नहीं सोचते? और ये बोलने में हमको गुरेज क्यों होना चाहिए? नहीं, मैं दूसरी स्टेज पे आ गया हूं कि बोलने वाला जो ऊपर का आदमी है वो समझ रहा है कि डैमेज भी हो। अगर ऊपर बैठे हुए आदमी को हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो फिर एक कोर्स करेक्शन की भी जरूरत है, और अगर वो कोर्स करेक्शन नहीं हुआ तो जो आपने संकेत दिया है, मैं तो खुद कहता हूं कि 2 महीने में आप वो तमाशा देखने वाले हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। ऐसे हैं जो इसका इशारा लेंगे और 2-2 घंटे में ये ऑर्डर करेंगे, और फिर उन्हीं 25 जिलों में वहां के एसपी और कलेक्टर कुछ नहीं करेंगे और गोली चलेगी हिंदुस्तान में। ये तो इनएविटेबल है। लेकिन क्या जो हमारी गवर्नमेंट है ये चाहती है? और ये गवर्नमेंट नहीं चाह सकती, क्योंकि हिंदुस्तान को तबाह करना कोई सरकार नहीं चाहती। आप किसी को सताना चाहते हैं, ये मुमकिन है, लेकिन मुल्क को बर्बाद करना मैं नहीं विश्वास करता कि ये चाहेंगे। तो अब क्या, अब देखिए जो मैंने शुरू में कही चिंताएं आप भी समझते हैं, इससे ये रास्ता अब कहां ले जा रहा है? देखिए ये उम्मीद तो आपने तब भी पाली थी जब आरएसएस चीफ से मिले आप जैसे 4-5 लोग, बुद्धिजीवी लोग, एसवाई कुरैशी साहब और लोग। उसको वक्त हो गया काफी, स्थितियां कुछ बदली, क्या बदली तो नहीं मेरे हिसाब से। तो जो शुरू में हमने ऊपर लिखा है, मस्जिदों के सर्वे का ये सिलसिला देश को कहां ले जाएगा, या ऐसी स्थितियां कहां ले जाएगी और रुकेगा क्या?
नहीं, क्योंकि संकेत कोर्ट ने दे दिया है कि कोर्ट में जो बहुत सारे जजेस हैं उनके क्या इंक्लिनेशन हैं, और अगर ये बात सही है तो ये सिलसिला रुक नहीं सकता, क्योंकि एक आदमी ने सुराग दे दिया है, एक रास्ता बता दिया है कि मुस्लिम समाज को और किया जाए और परेशान किया जाए। तो आप समझ सकते हैं अगले 2 महीने 3 महीने में क्या होने वाला है। उसका उच्चारण करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है वो बिल्कुल मुझे तो अंधेरे वाला दिखता है। क्योंकि अगर न्यायालय पे विश्वास आपका हट गया और प्रशासन कई दिन से मिला हुआ है, तो फिर उम्मीद नहीं की जा सकती, फिर सिर्फ ये विनाश है। तो क्या व्हाट नेक्स्ट? जैसे आपने विपक्ष की जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है, पहले विवेक मर जाता है। जी। तो अब क्या नेक्स्ट? क्या, चाहे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हों, चाहे अपने अपने स्तर से प्रयास करने वाले तमाम लोग हों, हम लोग बोलते रहते हैं, बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, कुछ लोग समय समय पर पिटीशन भी लगाते हैं ऐसे मामलों में। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस मामले में भी कोई याचिका दायर की जाए, लेकिन क्या रास्ता क्या है? क्योंकि जो फैसला करने वाला है, जो सत्ताधीश है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में अधिकार है, जिसके एक निर्देश पर ऐसी जो चीजें हो रही है, वो नफरती एजेंडे को बढ़ाने वाली ये चीजें वो बंद हो सकती है, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है। अगर नहीं चाहता है और जिसका संकेत है, तो फिर बर्बादी है। फिर मैं गंभीर शब्द, मैं सिविल वॉर यूज नहीं करना चाहता, तो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन मैं दंगों की कल्पना कर सकता हूं, मैं एक अजीब बेचैनी की कल्पना कर सकता हूं, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आपका जो विकास हो रहा है उसकी चिंता कर सकता हूं, आपके जो बाहर से निवेश आ रहा है उसकी चिंता कर सकता हूं। ये सब लोग चले जाएंगे, ये आपके पास नहीं रहने वाले। कोई नहीं रहना चाहता जिस देश में हर वक्त बलवा हो रहा हो। ये देश के लिए तमाशा फिर लोग देखेंगे, और फिर उस वक्त देखेंगे कि जिसका जो रिट्रीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप जैसे कह रहे हैं कोई नहीं रहना चाहता, हर वक्त देश में बलवा हो रहा हो, बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो यही तो कहते हैं कि 10 साल से देश में शांति अमन चैन है, कोई बलवा नहीं हो रहा है, दंगे नहीं हो रहे हैं। पहले की सरकारों के वक्त दुनिया भर के मलियाना से लेकर मेरठ तक, बिहार में भागलपुर से लेकर कहां कहां दंगे हुए, वो तो यही बताते हैं कि हमने सब कंट्रोल कर लिया। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। जब आपने एक समाज को इतना दबा दिया कि हौसला टूट जाए, और जब आप 1,54,000 घरों को तोड़ दें, तो फिर तो दंगा कंट्रोल हो जाता है। जब आपके लोग पुलिस में कस्टडी में रहते हुए एक आदमी को, पुलिस के सामने एक आदमी को गोली मार देते हैं इलाहाबाद में, और खौफ में 20 करोड़ लोगों को रखना चाहते हैं, तो फिर आप दंगे को कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन कब तक कंट्रोल कर देंगे? देखिए, बांध में पानी एक लेवल पर रहता है, फिर बांध टूटता है। ये दिस इज हिस्ट्री। आखिरी सवाल है नजीब जंग साहब, आपने चूंकि विपक्ष का भी जिक्र किया, हालांकि विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का भी बयान देख रहा हूं, अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है, एक तरह से कहा है कि ये बीजेपी का नफरती एजेंडा है। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही बयान आया है। विपक्ष की क्या भूमिका ऐसे मौकों पर देखते हैं जब इस तरह का एक सिलसिला शुरू हो रहा है? अगर अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या करते? इस वक्त गांधी तो हो सकता है अनशन पर बैठ जाते, आमरण अनशन शुरू कर देते। इसलिए जी, तो क्या राहुल जी और अखिलेश जी दिल्ली में बैठ के और लखनऊ में बैठ के ये कहने, ये तो कहते, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन उनके पास आज हिंदुस्तान में कोई विपक्ष का नेता नहीं है जो संभल जाके भूख हड़ताल पे बैठ जाए और ये संकेत दे कि हम हिंदुस्तान में भाईचारा चाहते हैं, हमारा वही मुल्क है। हमारा देखिए वही मुल्क है जहां उसी अकीदे से मुसलमान निकल जाता है सर पे साफा बांध के। ये वही मुल्क है जो मोइनुद्दीन चिश्ती पे आपकी मजार आप जाते हैं और एक सिख भाई जाता है,
मन्नत मांगने के लिए। ये वही मुल्क है। मैं भी जा चुका हूँ तो अजमेर, कोई मैं भी नेता गया हूँ। जी, तो क्यों नहीं आपके नेता के भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? कौन रोक रहा है उनको? 144 तो लगेगी, एक दिन के लिए गिरफ्तार तो होंगे, और क्या होगा? लेकिन अगर आपका जेन्युइन कमिटमेंट, इसीलिए मैंने आपको इशारतन कहा था कि ये सब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा चुके हैं, इनमें वो हौसला खत्म हो चुका है। मैंने मार्क्सिस्ट को फिर अलग करता हूं। मेरा अब भी मानना ये है कि वो पार्टी में लोग सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, लेकिन सब पार्टियां जो हैं ये बात करने के हैं भाई। ये जब तक इनमें द लायन इन द डेन और ये हौसला नहीं होगा। आपने यूपी की बात की, ये एक मजाक बन गया है, दिस यादव मुस्लिम, ये वो। कितने मुसलमान यादव मुसलमानों को यादव साहब ने प्रमोट किया है कि हम पे लांछन लग जाएगा कि हम जो हैं वो प्रो हिंदू हैं। दिस इज प्रो मुस्लिम है। दिस इज एन इशू। नेता हौसला टूट चुका है नेताओं का। ये जब तक अगर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो फिर आपको लंगोट बांध के अखाड़े में निकलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नजीब जंग साहब। हमारी चिंता, आपकी चिंता, एक नागरिक की चिंता वही कॉमन है जो देश के सेकुलर फैब्रिक में यकीन करते हैं, भाईचारे वाले समाज को देखना चाहते हैं। और जब तक देश की सियासी जमात इस बात को समझेगी नहीं और जब तक उस दिशा में काम नहीं होगा, तब तक अंजाम क्या होगा हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नजीब जंग साहब हमारी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार।